फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में, डेरिवेशन के साथ में समझने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं रमन इफेक्ट क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है इस तरीके से और उस पर बीम ऑफ लाइट पड़ रही है, तो क्या होगा। अगर इस पे बीम ऑफ लाइट पड़ रही है तो ये मटेरियल क्या करेगा, ज़्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कुछ पार्ट में लाइट को ये स्कैटर भी कर देगा। ये कुछ पार्ट में लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर भी कर देगा। तो सबसे पहले इसको रेले ने बताया था। रेले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है, उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये मटेरियल स्कैटर करेगा। इसको रेले ने बताया, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्कैटर करेगा, इसको रेले ने बताया। लेकिन रमन ने ऑब्जर्व किया इसको डिटेल में, तो उन्होंने बताया कि रेले आप सही कह रहे हैं कि उस फ्रीक्वेंसी की लाइट तो हमें मिलेगी ही, लेकिन साथ में हमें कुछ अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट भी मिलती है जो कि उससे कम या ज़्यादा हो सकती है। उससे ज़्यादा का मतलब न्यू प्लस डेल्टा न्यू, उससे कम का मतलब न्यू माइनस डेल्टा न्यू। तो ये कुछ अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट भी हमें मिलती है। इसको रमन ने बताया और इसको रमन स्कैटरिंग कहा गया और इस पूरे इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहा गया। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करते हैं क्लासिकल थ्योरी का यूज़ करके। तो ये हमने समझ लिया। इसके स्पेक्ट्रा को देखते हैं। देखिए स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके से है। बीच में हमें क्या मिलती है, रेले लाइन मिलती है, जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की होती है। जिस फ्रीक्वेंसी का हमारा इंसिडेंट लाइट होता है, वही फ्रीक्वेंसी की जो स्कैटर होती है वही रेले लाइन भी होती है, आपको पता है। लेकिन जो अलग फ्रीक्वेंसी की जो लाइटें मिल रही हैं आपको, एक ज़्यादा एक कम, वो कौन सी लाइन होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यू माइनस डेल्टा न्यू लेफ्ट साइड में। कम फ्रीक्वेंसी की होगी तो न्यू माइनस डेल्टा न्यू की आपकी जो लाइन मिलती है उसको हम कहते हैं स्टोक्स लाइन। जो कम वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोक्स लाइन। और न्यू प्लस डेल्टा न्यू की जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन। और उनका स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। अब ये स्पेक्ट्रा को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से ही समझेंगे और ये जानेंगे कि ये कैसे एक्सप्लेन करता है क्लासिकल थ्योरी इस रमन इफेक्ट को। तो अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से। तो क्लासिकल थियरी क्या बताता है कि जब कोई बीम ऑफ विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल होता है अपॉन ए मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया, आपने तो इतना बड़ा मटेरियल लिया है, तो भाई मटेरियल किससे बनता है, हमारा मॉलिक्यूल से ही तो मिलके बनता है। और लाइट गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, मॉलिक्यूल पे ही तो गिरेगी। तो जब मॉलिक्यूल पे हमारी विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल होती है तो रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बीम इंड्यूस। अब ये देखिए, समझिए यहाँ पे देखिए, हमारा जो रमन इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हमारे दोनों तरीके के मॉलिक्यूल के लिए स्पेक्ट्रा शो करता है। एक होता है हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, एक होता है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है कि उनमें जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक H है तो एक Cl है, दोनों अलग टाइप के हैं। और होमोन्यूक्लियर का मतलब दोनों सेम टाइप के एटम हो। तो इन दोनों टाइप के हमारे मॉलिक्यूल के लिए रमन इफेक्ट शो होता है, रमन स्पेक्ट्रा शो होता है। और स्पेक्ट्रा की खास बात क्या होती है कि स्पेक्ट्रा से आप उस मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो रमन इफेक्ट का केवल मकसद केवल स्पेक्ट्रा बताना नहीं था। स्पेक्ट्रा बता के मॉलिक्यूल की शेप कैसी है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, मॉलिक्यूल कौन सा है, ये हमें बताता है। जैसे फिंगरप्रिंट से इंसान के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही स्पेक्ट्रा से हमें मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसीलिए रमन इफेक्ट खास है। और जबकि रोटेशनल वाइब्रेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे वो हमारे सारे तरीके के मॉलिक्यूल के लिए नहीं था, वो केवल हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए था। तो रमन इफेक्ट दोनों के लिए है। तो अब समझ लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है क्लासिकल थ्योरी। जब मॉलिक्यूल पे गिरती है हमारी लाइट, चाहे वो ये वाली मॉलिक्यूल हो चाहे ये वाली मॉलिक्यूल हो, ठीक है। अब मॉलिक्यूल पे लाइट गिर रही है, कौन सी लाइट है, विजिबल लाइट है या अल्ट्रावायलेट लाइट है। लाइट कैसी होती है, लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EM वेव भी लाइट को बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि ऑसिलेट करता रहता है। इस तरीके से लाइट होती है, हमको पता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, ठीक है। चलिए मान लिया गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पे क्या असर होगा, फिर हेट्रोन्यूक्लियर पे देखें। क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले होमोन्यूक्लियर को देखते हैं। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम तरीके के जब हमारे एटम होते हैं दोनों, तो उस पर जब हमारा ये लाइट गिरती है तो क्या असर होता है।
तो देखिए जब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे गिरती है तो क्या होता है कि हमारे एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस बीच में होता है जिसका मास काफ़ी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या पता है कि प्लस माइनस होता है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड पुश कर देगा ऊपर की तरफ, और न्यूक्लियस को नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस को इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस हैवी होता है, तो न्यूक्लियस को नहीं कर पाएगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। तो अब इन दोनों में क्या आ गया, सेपरेशन आ गया। मैं होमोन्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ। अब इन दोनों में सेपरेशन आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो जब वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में सेपरेशन आ जाता है तो वही क्या बन जाता है, डाइपोल। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन आ जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, डाइपोल। और डाइपोल बन गया तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट की वजह से हमें क्या मिलता है, उनका स्पेक्ट्रा मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बीम, जो कि हमारी इंड्यूस हो रही है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे। ऑसिलेट का मतलब ये ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट और नॉट। मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो या ना हो। होमोन्यूक्लियर का डाइपोल मोमेंट नहीं होता, आपको पता है परमानेंट। इसका ऑलरेडी होता है क्योंकि ये H+ होगा, Cl- होगा, ये पता है आपका, ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट हो या ना हो, हमारा ये जो रमन इफेक्ट है वो दोनों के लिए होगा, वो दोनों के लिए हमारा स्पेक्ट्रा को शो करेगा। तो ये आपने जान लिया है क्योंकि ये क्या हो जाता है, सेपरेट कर देता है चार्ज को। ठीक है भाई, अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे आते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें डेरिवेशन में कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रमन इफेक्ट को, और इसके स्पेक्ट्रा को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये स्टोक्स लाइन, रेले लाइन, ये सब कैसे बन रही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ये लाइट का, तो द फील्ड एसोसिएटेड विद ए लाइट बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू डैश। न्यू डैश हमने मान लिया है कि फ्रीक्वेंसी है जो हमारी लाइट की है। यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी हमने क्या मान लिया, न्यू, और ये सेकंड इनवर्स इसका यूनिट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। 1/टाइम होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो इनवर्स में है तो सेकंड इनवर्स मे बी रिटन एज। तो फ्रीक्वेंसी को हमने मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं E = E0 sin 2π न्यू डैश टी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है E = E0 sin ω t होता है, और ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 2π न्यू डैश। न्यू डैश हमारी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहे हैं, न्यू डैश के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को लिखा हुआ है। अब इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, देखिए डाइपोल तो बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो रहे हैं, डाइपोल तो बन रहा है, तो डाइपोल बनने से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। अब डाइपोल मोमेंट कैसे होता है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट हमारा P है। डाइपोल मोमेंट का मतलब प्लस माइनस हमारे सेपरेट हों। तो वो सेपरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। तो ये वाला क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव वाला प्लस की तरफ भागेगा और पॉजिटिव वाला माइनस की तरफ भागेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नेगेटिव प्लस की तरफ भाग रहा है, ये नेगेटिव वाला हमारा प्लस की तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भाग रहा है। तो ये सेपरेशन हो रहा है। जब दो चार्ज प्लस माइनस के बीच में सेपरेशन हो तो डाइपोल बनता है, और उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट अल्फा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P = अल्फा ई। अब ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, E0 sin 2π न्यू डैश टी। तो हमने ई की वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे। अल्फा जो है वो हमारा पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है। अल्फा जो कांस्टेंट उसको पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। पोलराइजेबिलिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पोलर कर देता है मॉलिक्यूल को, प्लस और माइनस सेपरेट कर देता है, इसीलिए इसको पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। The molecule now behave like a oscillator and radiate energy in the form of electromagnetic wave। देखिए अब ये समझिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऑसिलेट हो रहा है, कभी प्लस में जा रहा है, कभी माइनस में जा रहा है, कभी जीरो भी हो जा रहा है। यहाँ पे जीरो भी हो रहा है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, तो हमारा जो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो भी क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। क्योंकि ये जब जीरो हो जाएगा तो इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि भाई जब इससे इंटरैक्ट ही नहीं होगा, जब इसका भाई देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मॉलिक्यूल का इससे कोई इंटरेक्शन नहीं, तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे जीरो नहीं है, नेगेटिव में है, तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। अगर हाई मैक्सिमम है तो डाइपोल मोमेंट कुछ अलग होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल भी है हमारा जो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। जब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो मॉलिक्यूल भी ऑसिलेट करेगा, एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, और रेडिएट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू डैश। और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी को। क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी को, एब्जॉर्ब करेगा,
फिर रेडिएट करेगा। जैसे जैसे हाई होगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर जैसे जीरो हो गया फिर रेडिएट कर देगा। इस तरीके से हमारा ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब इस तरीके की स्कैटरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रेले स्कैटरिंग, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इसने ऑब्जर्व किया था मॉलिक्यूल ने, उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये एमिट भी करेगा। तो जब सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है और स्कैटर कर रहा है सेम तरीके की फ्रीक्वेंसी की लाइट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग कहेंगे। लेकिन रेले स्कैटरिंग के अलावा भी हमारी कुछ स्कैटरिंग होती है, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स, उनको भी जानेंगे। मतलब कुछ अदर फ्रीक्वेंसी की लाइट भी तो मिलती है, उनको कैसे समझें। तो ये तो हम रेले स्कैटरिंग समझ गए भाई कि डाइपोल मोमेंट हमारा जो होता है वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लाइट का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही ऑसिलेट करता रहता है, तो उससे हमारी लाइट एब्जॉर्ब होती है, स्कैटर होती है, तो उसको हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानेंगे कि जो हमारी अदर वाली बनती है वो कैसे बनती है। तो मॉलिक्यूल के हमारे कुछ इंटरनल मोशंस भी होते हैं। ये तो हमने जाना कि मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहा है, लेकिन उसके कुछ इंटरनल मोशन भी होते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन और रोटेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियाई। तो हमारे मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन भी होता है, मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी करता है और मॉलिक्यूल रोटेट भी करता है। तो वाइब्रेशन और रोटेशन भी हमारा मॉलिक्यूल करता है, तो उसके वजह से भी हमारा क्या बनता है, कुछ ना कुछ लाइन्स मिलती है रेले स्कैटरिंग के अलावा। As a result of this motion, the polarizability alpha of the molecule varies with time. तो इस वजह से वाइब्रेशन और रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारा पोलराइजेबिलिटी अल्फा होगा वो टाइम के साथ वो भी वेरी करेगा। वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेरी कर रहा है, तो हमारा जो पोलराइजेबिलिटी होगा वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेरी कर रहा है तो पोलराइजेबिलिटी भी तो वेरी करेगा, वाइब्रेशन और रोटेशन भी हो रहा है, तो टाइम के साथ में ये भी वेरी करेगा। तो क्या वेरिएशन होगा हमारा पोलराइजेबिलिटी अल्फा में। अल्फा में वेरिएशन इस तरीके से होगा कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा नॉट न्यू प्लस अल्फा 1 न्यू साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेटर टी। ऑसिलेटर वाला हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया, क्योंकि अब हम जान गए कि मॉलिक्यूल जो है हमारा वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, न्यू ऑसिलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा नॉट न्यू हमने किसको माना है, ये हमने माना है कि अल्फा जो है जब हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। देखिए मॉलिक्यूल हमारा जब मान लेते हैं कुछ स्प्रिंग की तरह है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह है हमारा मॉलिक्यूल इस तरीके से, तो अभी ये बैलेंस पोजीशन में है, बैलेंस पोजीशन पे है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये प्लस है, चलिए ये मान तो अभी ये वाइब्रेट नहीं हो रहा, अभी बैलेंस पोजीशन में। तो बैलेंस पोजीशन में जो इसका पोलराइजेबिलिटी होगा उसको हमने मान लिया अल्फा नॉट न्यू, और इसमें हमने इंक्लूड कर दिया अल्फा वाले में। ठीक है, लेकिन इसकी मैक्सिमम चेंज भी तो होगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे और एक नेगेटिव यहाँ चल, मैक्सिमम चेंज, तो मैक्सिमम चेंज के लिए हमने क्या मान लिया यहाँ पे, अल्फा 1 न्यू। ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसीलिए साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेटर इंटू टी। तो अल्फा को हमने मॉडिफाई कर दिया, आप देख सकते हैं अल्फा हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। तो ये किसके लिए था, वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन में वेरिएशन के वजह से कुछ इस तरीके से अल्फा हो गया। अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल में हमारा क्या है, रोटेशनल वेरिएशन भी होता है, मॉलिक्यूल रोटेट भी करता है। तो मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो अल्फा में वेरिएशन आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट, नॉट का मतलब जीरो, अल्फा जीरो और यहाँ पे आर लिखा हुआ है, मतलब रोटेशन का टर्म है तो इसलिए आर, प्लस अल्फा 1 आर साइन 2 पाई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी को लिखा गया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को न्यू ऑसिलेटर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे न्यू रोट लिखा गया है, न्यू रोटे मतलब रोटेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है, और 2 लिखा गया है, इसका मतलब मैं बताऊंगा 2 क्यों लिखा गया है, इंटू टी। तो ये आपको इक्वेशन समझ में आया। अब पहले समझ लीजिए अल्फा नॉट आर क्या है, अल्फा 1 आर क्या है। अल्फा नॉट आर जो है वो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा है, वो क्या है, एवरेज वैल्यू। अलग अलग तरीके का रोटेशन होगा तो सबका एवरेज जो हम लेते हैं उसको हम लिखते हैं अल्फा नॉट आर, और अल्फा 1 आर जो है वो मैक्सिमम चेंज इन अल्फा ड्यूरिंग द रोटेशन, रोटेशन के दौरान जो मैक्सिमम चेंज होता है उसको हम अल्फा 1 आर लेते हैं। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा कि ये 2 न्यू रोटेशन क्यों आ गया यहाँ पे, जबकि 2 नहीं आया है, 2 न्यू ऑसिलेटर नहीं आया है, तो 2 पाई तो इसका है ना, तो ये 2 क्यों आ गया है। तो इसको मैं समझा देता हूं, द फ्रीक्वेंसी विद विच अल्फा चेंज ड्यूरिंग द रोटेशन इज ट्वाइस द रोटेशनल फ्रीक्वेंसी सिंस अल्फा इज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए रोटेशन का अलग चीज़ है। जब रोटेशन हो रहा है तो मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल रोटेट होके इधर आया, तो इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, तो अभी पूरी तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मतलब जहाँ पे थे वहीं पे फिर आ जाए, उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जहाँ से शुरू हुए वहीं पे आ जाए। तो ये एक बार ऐसे रोटेट हुआ, लेकिन इसको 2 बार रोटेट होना पड़ेगा, तभी नेगेटिव वाला फिर यहाँ आएगा। देखिए रोटेट होकर प्लस इधर आ गया, माइनस इधर चला गया, लेकिन फिर रोटेट होगा तब नेगेटिव यहाँ आ गया, तब पॉजिटिव आएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 फैक्टर लगा हुआ है रोटेशन के लिए, 2 फैक्टर इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे रोटेट करके
फिर ऐसे रोटेट करेगा, तब जाके जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 फैक्टर लगा हुआ है। हैंस द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन ए वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल इज। तो अब हम समझ चुके हैं अल्फा हमारा इस तरीके से रोटेशन की वजह से वेरी कर जाएगा और वाइब्रेशन की वजह से वेरी कर जाएगा। तो अब हमारे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो अभी तक इतना था अब क्या हो जाएगा, अल्फा ई था। तो अब हम देखते हैं वाइब्रेशन की वजह से, तो वाइब्रेशन की वजह से पी न्यू इज इक्वल टू अल्फा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा, और ई की वैल्यू क्या है हमारी, ई की वैल्यू है ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो अल्फा की वैल्यू थी वाइब्रेशन की वजह से वो कितनी थी, तो उसी को पुट कर देते हैं क्योंकि वाइब्रेशन वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अल्फा नॉट वी अल्फा नॉट न्यू प्लस अल्फा नॉट 1 साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेटर इंटू टी, ठीक है। बस वैल्यू को पुट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू ऐसे ही उतार दी है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा नॉट न्यू का मल्टीप्लाई इससे होके हमने लिख दिया अल्फा नॉट न्यू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी, प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा 1 न्यू ई नॉट यहाँ पे साइन 2 पाई न्यू डैश टी, और फिर एक बार साइन और है तो साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेटर इंटू टी, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे हम जानते हैं 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, जबकि यहाँ साइन ए साइन बी लिखा है, तो इसके फॉर्मूले को देखते हैं। 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसीलिए जब यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मूले में 1/2 अगर आप पहले से लिख देंगे तो ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 और ये साइन ए और साइन बी का हम क्या लिख देंगे, कॉस 2 पाई, और यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि ए माइनस बी होता है, तो न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटर इंटू टी, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और कॉस ए प्लस बी होता है तो कॉस, और हमारा यहाँ पे ए है न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेटर, और 2 पाई और टी को तो हम कॉमन करके लिख देते हैं ना, तो ऐसे लिख दिया हमने। तो ये वाला टर्म हमारा सॉल्व होके इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे 2 नहीं था तो इसीलिए आगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी का टर्म हमने ऐसे ही उतार दिया। तो ये हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ गया है वाइब्रेशन के वजह से। अब हम लोग सिमिलरली रोटेशन के वजह से लिखेंगे, तो रोटेशन के वजह से क्या आएगा, तो रोटेशन के वजह से पी ऑफ आर इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा नॉट आर ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस अल्फा 1 आर ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी साइन 2 पाई 2 न्यू रोटेशन इंटू टी। अब ये कैसे आ गया है भाई, तो हमने इस वाले टर्म को यूज़ किया है रोटेशन वाले टर्म को, ठीक है। सिमिलरली ऐसे हमने यूज़ करके अल्फा ई का फॉर्मूला लिखा, उसमें पुट करके ऐसे हम लेके चले आए। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई वाई करके, तो हमारा क्या आ जाएगा अल्फा नॉट आर ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी, और ये साइन ए साइन बी लिखा हुआ है तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा नॉट आर ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश टी प्लस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम है भाई, अल्फा 1 आर ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू डैश माइनस 2 न्यू रोटेशन आ जाएगा, बस न्यू ऑसिलेटर के जगह पे 2 न्यू रोटेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं न्यू ऑसिलेटर है तो 2 न्यू रोटेशन आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम लिखना है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब आप देखेंगे तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो है वो चेंज करता है नॉट ओनली विद द फ्रीक्वेंसी न्यू डैश ऑफ द इंसिडेंट लाइट बट ऑल्सो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड दिस। ये 4 तरीके के फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे मिल रही हैं। सबसे पहले केस में हमें क्या मिला था भाई कि न्यू डैश फ्रीक्वेंसी थी। न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सी लाइन मिल रही थी, रेले लाइन मिल रही थी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है न्यू डैश के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सी लाइन मिल रही है, रेले लाइन मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू डैश के करस्पॉन्डिंग मिल रही है, मैं लिख देता हूँ। और बट हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और भी वेरी कर रहा है, वो न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटर भी है। क्या है न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटर, कहाँ पे है ये देखिए यहाँ पे न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटर, ये भी तो एक फ्रीक्वेंसी हो गई, ये भी तो एक फ्रीक्वेंसी है भाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो लिखी है, तो ये भी तो लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। और कौन सी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, न्यू डैश माइनस 2 न्यू रोटेशन न्यू डैश प्लस 2 न्यू, तो ये भी तो 4 तरीके की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और मिल रही है ना। ये देखिए आप 4 तरीके की फ्रीक्वेंसी और मिल रही है ना, तो उस पर देखिए ये उसी से हम ये डिफाइन करेंगे हमारे एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन को। रेले लाइन को तो हम सिंपली डिफाइन कर चुके हैं न्यू डैश से, लेकिन ये स्टोक्स लाइन एंटी स्टोक्स लाइन और ये रेले लाइन के बगल में छोटी छोटी लाइन है, इनको भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इट इज क्लियर दैट द मॉलिक्यूल नीड नॉट हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर इट्स रमन स्पेक्ट्रा टू अपीयर। कोई जरूरी नहीं है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो मॉलिक्यूल का, हो तो ठीक है जैसे HCl में, और नहीं है तो भी ठीक है भाई, क्योंकि ये हमारा रमन इफेक्ट जो है बहुत स्पेशल है। ये डाइपोल मोमेंट हो या ना हो, ये सबके लिए हमारा स्पेक्ट्रा को शो करता है, चाहे होमोन्यूक्लियर हो चाहे हेट्रोन्यूक्लियर हो।
तो अब यहाँ पे देखते हैं, हेयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्कैटर लाइट वन ऑब्टेन वाइब्रेशन रमन लाइन एट डिस्टेंस न्यू ऑसिलेटर ऑन इधर साइड ऑफ द रेले लाइन न्यू डैश। देखिए यहाँ पे आपको न्यू डैश का आपको रेले लाइन मिल रहा है, और उसके बगल में जो आप देखेंगे न्यू ऑसिलेटर का मिल रहा है। दोनों साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में आपको क्या मिल रहा है, न्यू ऑसिलेटर का मिल रहा है। न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटर, न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेटर, क्योंकि न्यू डैश पे ये है तो न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेटर पे ये हो जाएगा हमारा जो स्टोक्स लाइन आपको दिख रहा है बड़ा वाला, और न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेटर पे ये हमारा एंटी स्टोक्स लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेटर पे ये हमारा बड़ा वाला हो जाएगा ये, और ये दोनों। ठीक है, तो हमने 1 2 3 लाइन को डिफाइन कर दिया अच्छे से। ठीक है, अब ये छोटी छोटी लाइंस को डिफाइन करना है, क्लासिकल के वजह से ही कर रहे हैं, तो भाई देखते हैं। और इधर साइड ऑफ द रेले लाइन न्यू डैश ऑल्सो रोटेशन रमन लाइन एट डिस्टेंस टू न्यू रोटेशन ऑन इधर साइड ऑफ न्यू डैश। देखिए अब ये हमारा जो रेले लाइन दिख रहा है, इनके दोनों साइड पे जो आपको दिख रहा है वो टू न्यू रोटेशन, जो हमें टू न्यू रोटेशन की वजह से जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है। जैसे इधर देखिए न्यू डैश माइनस टू न्यू रोटेशन की वजह से ये वाली मिल रही है, न्यू डैश प्लस टू न्यू रोटेशन की वजह से ये वाली मिल रही है। तो ये दोनों हमें न्यू डैश प्लस टू रोटेशन, ये भी रोटेशन की वजह से मिल रही है ये दोनों। ठीक है, और ये छोटी छोटी जो है ये भी हमें रोटेशन की वजह से ही मिलती है। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे जो HCl है या होमोन्यूक्लियर H2N2, ये सब जो होते हैं रमन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं, लेकिन ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को नहीं शो करते हैं। कौन? होमोन्यूक्लियर इंफ्रारेड को नहीं शो करते, लेकिन रमन को शो करते हैं। ठीक है, अब रमन इफेक्ट ने तो बता दिया भाई इतनी चीज़ों को, लेकिन रमन इफेक्ट ने बहुत सारी चीज़ों को मिस भी कर दिया। उन किन चीज़ों को मिस किया है उसको हम समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंसी ऑफ क्लासिकल अप्रोच ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट में 2 कमियां आई थी क्लासिकल अप्रोच में। क्वांटम अप्रोच में तो अच्छे से डिफाइन करता है। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से रमन लाइन जो है दोनों साइड में रेले लाइन की मस्ट बी ऑफ द सेम इंटेंसिटी, मतलब कि उनकी इंटेंसिटी जो है वो कैसी है, सेम है। क्लासिकल के वजह से सेम इंटेंसिटी हमें दिख रही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि रमन लाइन ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी साइड एंटी स्टोक्स आर टू वीक टू बी ऑब्जर्व। जैसे जो हाई फ्रीक्वेंसी साइड में है, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी साइड में कौन सी है, एंटी स्टोक्स लाइन, ये होती है, इसकी इंटेंसिटी वीक होती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। टू वीक टू बी ऑब्जर्व, काफ़ी ज़्यादा वीक होती है ऑब्जर्व करने के लिए, जबकि स्टोक्स लाइन की ज़्यादा होती है इंटेंसिटी। लेकिन हमें ये क्लासिकल अप्रोच क्या बताता है कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। तो ये पहली चीज़ इसमें गलती हो गई। ठीक है, दूसरी क्या है, वाइल न्यू ऑसिलेटर हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू। न्यू ऑसिलेटर की क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। न्यू रोटेशन कैन क्लासिकली टेक एनी वैल्यू। तो इन्होंने तो बता दिया कि न्यू ऑसिलेटर हमारी फिक्स वैल्यू यहाँ पे है, और यहाँ पे इन दोनों का इन्होंने प्लस माइनस करके बता दिया। ठीक है, लेकिन न्यू रोटेशन जो है क्लासिकली टेक एनी वैल्यू। न्यू रोटेशन जो है हमारा वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। जब रोटेशन, भाई देखिए जब हमारे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो हमारे मॉलिक्यूल का जब रोटेशन होता है तो वो कोई भी वैल्यू ले सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये क्वांटाइज नहीं होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है नहीं भाई, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है। इसकी वजह से भी जो हमें लाइन मिलती है वो कैसी मिलती है, डिस्क्रीट लाइन मिल रही है। आपको कहाँ कॉन्टिन्यूस लाइन मिल रही है, कॉन्टिन्यूस मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये लाइन सब आपस में मिली हुई है, नहीं मिली हुई है, ये सब सेपरेट लाइन्स हैं। तो अगर ये सेपरेट लाइन है तो भाई क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया कि न्यू रोटेशन जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है। न्यू रोटेशन भी जो है वो कैसी वैल्यू ले सकता है, डिस्क्रीट वैल्यू ले सकता है। तो दिस इज कॉन्ट्रेरी टू ऑब्जर्वेशन, तो ये भी हमारा गलत हो गया है। तो ये हमारा क्लासिकल अप्रोच जो था वो अच्छे से तो बता रहा था, लेकिन इनमें कुछ कमियां भी थी, जैसे इंटेंसिटी को और ये बहुत सारी चीज़ों को ये नहीं क्लियरली एक्सप्लेन करवाया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग क्वांटम थ्योरी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में वीडियो थैंक यू।